फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के कॉमर्स के 2020 के प्रीवियस पेपर के। ये पेपर हम इंग्लिश में डिस्कस करेंगे, हिंदी में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सर्च कीजिए और जाके ज़रूर देखिए। आप लोग बोलते हैं कि हिंदी में आप प्रोवाइड करिए, इंग्लिश में प्रोवाइड करिए, तो मैं दोनों में प्रोवाइड कर रही हूँ। सर्च आपको करना है, और आप अगर सर्च नहीं कर सकते तो फिर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं आपको पूरा का पूरा कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। सिर्फ आपको सर्च करना है और उस पेपर को देखना है और समझना है, ठीक है। लास्ट तक देखिएगा वीडियो को, तभी आपको एक आइडिया लग पाएगा कि 2020 में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, किस किस चैप्टर से, जिसके अकॉर्डिंग आप अपनी आगे की तैयारी कर पाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन। इन प्योर मोनोपोली व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड द मार्जिनल रेवेन्यू। बताइए, प्योर मोनोपोली में किस तरह का रिलेशन होता है प्राइस और मार्जिनल रेवेन्यू के बीच में। ऑप्शंस हैं, प्राइस इज ग्रेटर देन द मार्जिनल रेवेन्यू। बी ऑप्शन है, प्राइस इज लेस देन द मार्जिनल रेवेन्यू। सी ऑप्शन है, देयर इज नो रिलेशन। या डी ऑप्शन है, दे आर इक्वल। बताइए। देखिए, प्योर मोनोपोली की बात की जा रही है, तो प्योर मोनोपोली में जो प्राइस होते हैं और मार्जिनल रेवेन्यू होता है वो इक्वल रहते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्योर मोनोपोली। लो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लो बैरियर्स ऑफ एंट्री, क्लोज सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स, या फिर परफेक्ट इंफॉर्मेशन। बताइए। देखिए, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब लो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर एक सेलर होता है और बहुत सारे बायर होते हैं। इसी कारण यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूट होता है गुड्स का, वो अवेलेबल नहीं हो पाता है मार्केट में। इसी वजह से हमारा प्राइस जो होता है यहाँ पे, इलास्टिसिटी क्या होती है, लो होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, an individual डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट बिकॉज ऑफ द। अब एक इंडिविजुअल का डिमांड कर्व स्लोप जो होता है वो डाउनवर्ड होता है राइट साइड में, क्योंकि वर्किंग ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन प्राइस, इनकम इफेक्ट ऑफ फॉल इन प्राइस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। बताइए। देखिए, एक इंडिविजुअल का डिमांड कर्व जो होता है उसका स्लोप डाउनवर्ड होता है राइट साइड में, क्योंकि वहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी काम करता है। इस वजह से यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीजेज देन, यानी कि जब गुड्स के प्राइस इंक्रीज होते हैं तब क्या होगा। डिमांड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स विल इंक्रीज, डिमांड फॉर सब्स्टिट्यूट गुड्स विल इंक्रीज, डिमांड फॉर गुड्स विल डिक्रीज, बोथ बी एंड सी। बताइए। प्रैक्टिकली समझ के चलिए ये क्वेश्चन। जब किसी प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ते हैं तो क्या होगा, आप दूसरा प्रोडक्ट देखेंगे, यानी कि उसका सब्स्टिट्यूट की डिमांड बढ़ जाएगी, और उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो बी और सी ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे बोथ बी एंड सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ओलिगोपोली। अब इसमें से कौन सा ओलिगोपोली का फीचर नहीं है। Small number of sellers, absence of mutual dependence of firms, possibility of firm forming cartel, या फिर all of the above। बताइए क्या होगा आंसर।
देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पॉसिबिलिटी ऑफ फर्म फॉर्मिंग कार्टेल। ये इसका फीचर नहीं है, जबकि ओलिगोपोली में स्मॉल सेलर्स की भी बात करते हैं, म्यूचुअल डिपेंडेंस फर्म की जो होती है वो एब्सेंस होती है, लेकिन यहाँ पे फॉर्मिंग कार्टेल की पॉसिबिलिटी नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन अ फर्म इवन आफ्टर इनकरिंग लॉसेस कंटिन्यूज प्रोडक्शन टिल, यानी कि एक फर्म जो इनकर कर रही है लॉस, फिर भी वो कब तक अपना प्रोडक्शन कंटिन्यू करती है, जब उसका प्राइस इक्वल टू एसी होगा, प्राइस इक्वल टू एएफसी होगा, प्राइस इक्वल टू एवीसी होगा, या फिर प्राइस इक्वल टू टीसी होगा, बताइए। देखिए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, जब प्राइस और टोटल कॉस्ट इक्वल होगी तब तक वो कंटिन्यू रखेगा अपना प्रोडक्शन, और अगर यहाँ पे प्राइस टोटल कॉस्ट से कम जाता है तो यहाँ पे यानी कि टोटल कॉस्ट प्रोडक्ट की ज़्यादा है और प्राइस उसको कम मिल रहा है, तब वो यहाँ पे अपना जो प्रोडक्शन है वो वहाँ पे बंद कर देगा, तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी अदरवाइज कॉल्ड है, यानी कि इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ जो है वो क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स, या फिर नन ऑफ दीज। देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। लॉ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी समझ लीजिए। देखिए लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी वो होती है जिसमें एक कस्टमर अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को इस तरह से यूज करता है कि उसको मैक्सिमम यूटिलिटी मिले उस प्रोडक्ट को या फिर उस कमोडिटी को कंज्यूम करने से। अब यहाँ पर वो अपनी लास्ट यूनिट को तब तक खर्च करेगा जब तक उसे वहां पे यूटिलिटी क्या है उसको यहाँ वहां पे मैक्सिमम मिलेगी या फिर उसके बराबर मिलेगी, कम मिलेगी तब वो उसको कंज्यूम नहीं करेगा। अगर उसी के बराबर उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है या यूटिलिटी मिलती है तब तक वो उसको अपने जो लास्ट यूनिट है उसको भी यूज करेगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी, और इसको बोलते हैं लॉ ऑफ गॉसेन, या फिर इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो ये सब नाम याद रख लीजिए, हो सकता है इस बार एग्जाम में इन लॉ ऑफ गॉसेन के नाम से पूछ लिया जाए या फिर इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी के नाम से पूछ लिया जाए। घुमा फिरा के ये क्वेश्चंस हर बार रिपीट होते हैं। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, बताइए टोटल यूटिलिटी इज एट मैक्सिमम विद द फर्स्ट यूनिट। बी है ऑप्शन, इंक्रीजिंग यूनिट ऑफ कंजम्पशन इंक्रीज द मार्जिनल यूटिलिटी। थर्ड ऑप्शन है, टोटल यूटिलिटी विल राइज एट अ फॉलोइंग रेट एज मोर यूनिट्स आर कंज्यूम्ड। थर्ड है, मार्जिनल प्रोडक्ट विल फॉल एज मोर यूनिट्स आर कंज्यूम्ड, बताइए। देखिए यहाँ पर इसकी बात करें तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर जो भी इंक्रीज होती है कंजम्पशन की यूनिट वो मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में क्या है कि जैसे जैसे वो कंजम्पशन अपना इंक्रीज करेगा उसका मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज होती जाएगी, लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा वो कंजम्पशन करेगा तो फिर ये डिक्रीज में भी जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट है। नेक्स्ट है, which of the following statement related to perfect competition is not correct? The price elasticity of demand is infinity. AR is equal to MR. Buyers have perfect knowledge of market. Fourth है, firms earn supernormal profit in the long run. बताइए। इसमें नॉट करेक्ट की बात की जा रही है, इसलिए देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो डी है वो राइट आंसर होगा। इसमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की बात नहीं करते हैं। फर्म में इलास्टिसिटी की डिमांड जो होती है वो तो इन्फिनिटी होती है, एआर भी इक्वल होता है एमआर के, और बायर्स को परफेक्ट नॉलेज भी होती है। लेकिन यहाँ पर
जो नंबर ऑफ सेलर्स हैं वो कम होते हैं, कोई भी नंबर ऑफ सेलर्स नहीं होते हैं। इस वजह से यहाँ पर जो लॉन्ग प्रॉफिट की बात कर रहे हैं हम लॉन्ग रन में, वो यहाँ पर नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट। अब इसमें से कौन सा रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट है? डोमेस्टिक लोन्स, डोमेस्टिक कैपिटल फाइनेंस, कॉर्पोरेट टर्म लोन्स या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। रिटेल बैंकिंग की बात कर रहे हैं तो इसको कंज्यूमर बैंकिंग भी बोलते हैं, और ये एक तरह का मास मार्केटिंग बैंकिंग है जिसके अंदर जो इंडिविजुअल कस्टमर्स हैं वो लोकल ब्रांचेस को यूज करते हैं। जो भी लार्ज कॉमर्शियल बैंक्स होती हैं उनकी लोकल ब्रांचेस को यूज करते हैं, सर्विस वहाँ पे उनको लेते हैं, जैसे कि सेविंग्स हो गई और चेकिंग अकाउंट्स हो गया, मॉर्गेज हो गया, पर्सनल लोन्स हो गए, डेबिट क्रेडिट कार्ड्स हो गए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हो गए। तो इससे आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आंसर करिए। देखिए राइट आंसर हो जाएगा ए, डोमेस्टिक लोन्स। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए। प्रिंट यहाँ पे आपको शायद थोड़ा क्लियर ना लगे तो मैं बोल रही हूँ, प्लीज ढंग से समझ लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इश्यूज द रूल्स ऑफ ग्लोबल ट्रेड। ग्लोबल ट्रेड में यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कौन सी हैं? वर्ल्ड ट्रेड है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है या फिर इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है। देखिए यहाँ पर ग्लोबल ट्रेड की बात की जा रही है, तो ग्लोबल ट्रेड के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है जो रूल्स बनाती है वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO। ओके, नेक्स्ट है, मैं आपको कोशिश करूंगी जो इसका प्रिंट है टेलीग्राम पर दूं तो वो क्लियर हो। तो यहाँ पर आप ऐसे ही समझ लीजिए, मैं आपको बोल के समझा रही हूँ, और लेकिन प्रिंट में आपको कोशिश करूंगी वहां पे क्लियर दूं। ठीक है, इन द फील्ड ऑफ बैंकिंग सेक्टर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ECS? ऑप्शंस 1 है ई कॉमर्स सर्विस, ऑप्शन बी है एंटिटी कंपोनेंट सिस्टम, सी है एम्बेडेड कॉग्निटिव साइंस, डी है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। बताइए ECS बैंकिंग सेक्टर में क्या कहा जाता है? देखिए ECS की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट है। नेक्स्ट है, when criminals use innocent person detail to open or use an account to carry out financial transactions, it is known as मनी लॉन्ड्रिंग, फिशिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट या फिर रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। देखिए जब भी कोई भी क्रिमिनल किसी भी पर्सन की पर्सनल डिटेल्स को यूज करके उसके अकाउंट को वहाँ पे यूज करते हैं तो उसको बोला जाता है फिशिंग। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्स्ड डिपॉजिट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज टर्म डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट या फिर करंट डिपॉजिट। बताइए। देखिए फिक्स्ड डिपॉजिट को यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसको टर्म डिपॉजिट भी बोलते हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट है। नेक्स्ट पे आते हैं, हु रेगुलेट्स द बिजनेस ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सेबी या फिर स्टॉक एक्सचेंज। बताइए म्यूचुअल फंड को कौन रेगुलेट करता है? देखिए राइट है यहाँ पे सेबी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी कि वर्ल्ड बैंक वॉज स्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1994, सॉरी 1944, 1945, 1951 या फिर 1961। तो यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट की बात की जा रही है, वर्किंग की नहीं की जा रही, इसलिए ऑप्शन ए राइट होगा। वर्किंग स्टार्ट करी थी 45 में लेकिन इस्टेब्लिश हुआ था 44 में। ठीक है, 1944 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ अ कॉमर्शियल बैंक? ensuring security for loans, issuing and processing credit cards, dealing in foreign exchange या फिर controlling monetary policy। बताइए कौन सा इसमें कॉमर्शियल बैंक का फंक्शन नहीं है? तो राइट आंसर है डी, कंट्रोलिंग मॉनेटरी पॉलिसी। ये मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करने का काम हमारा सेंट्रल बैंक यानी RBI का होता है, ये कॉमर्शियल बैंक का काम नहीं होता है। नेक्स्ट है, नरसिंघम कमिटी वॉज रिलेटेड टू हायर एजुकेशन रिफॉर्म्स, टैक्स स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स, बैंकिंग स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स या फिर मेडिकल फैसिलिटी रिफॉर्म्स। बताइए।
देखिए जो नरसिंघम कमेटी है ये बैंकिंग स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स के लिए इस्टेब्लिश की गई थी, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ से प्रिंट सही है। एज पर कंपनीज एक्ट 2020 अ कंपनी कैन बी रिफॉर्म्ड। अब एक कंपनी किस तरह रिफॉर्म्ड हो सकती है? इवन विद 1%, विद नॉट लेस देन 2%, विद अ मिनिमम ऑफ 7%, या फिर विद अ मिनिमम ऑफ 50%। बताइए। अकॉर्डिंग टू 2013 आपको बताना है। देखिए अकॉर्डिंग टू 2013 की बात करें तो उसमें ये कहा गया है कि एक कंपनी 1% के साथ भी स्टैब्लिश हो सकती है, फॉर्म की जा सकती है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट आते हैं, इफ ऑल द पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट एक्सेप्ट वन। ऑप्शंस हैं, ओनली वन पार्टनरशिप इज डिसॉल्व्ड, पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज डिसॉल्व्ड, द इंसॉल्वेंट पार्टनर्स आर ऑटोमेटिकली थ्रोन आउट फ्रॉम द बिजनेस, या फिर डी है पार्टनरशिप फॉर्म इज डिसॉल्व्ड। बताइए। देखिए अगर एक पार्टनर को छोड़ के सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं तो वहाँ पर जो पार्टनरशिप फर्म है वो डिसॉल्व हो जाएगी, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट है। अब देखिए यहाँ पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करना है। देखिए XYZ पार्टनर्स हैं और ये 1/5, 1/3, 7/15 में प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करते हैं। जेड रिटायर हो रहा है और एक्स और वाई का वो शेयर लेंगे। थ्री यहाँ पर जेड का शेयर लेंगे एक्स एंड वाई 3:2 में, और न्यू रेशो आपको बताना है, तो जल्दी से सॉल्व करिए और बताइए क्या होगा आंसर। जल्दी करिए। सॉल्व करें। देखिए पहले ओल्ड रेशो देख लेते हैं। ओल्ड रेशो इनका कितना है? 1/5, 1/3, 60/15। अब यहाँ पे नीचे 5, 3, 15 है तो इसका एलसीएम ले लीजिए, 15 आया। अब यहाँ पर क्या है? 1/5। अब इसका देखिए 5 से 5 का आप करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 तिया 15 होता है, 3 पंजे होता है, और ये 7 का 7 आ जाएगा, तो 3, 5, 7 हो गया। अब यहाँ पे 3, 5, 7 इनका रेशो है ओल्ड, तो आप नोट कर लीजिए अपनी बुक में। ठीक है, 3, 5, 7 हो गया ओल्ड रेशो। अब गेनिंग रेशो निकालते हैं, तो एक्स का गेनिंग रेशो होगा, ओल्ड रेशो है 7/15, और अभी जो निकल कर आया वो, सॉरी 7/15 तो सी का था, जेड का था। अब इसका कितना निकला था? 3/5, तो इसका निकालिए। 3/5 कैसे हुआ यहाँ पर? ये रहा। ठीक है, तो ये 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा, 5 का एलसीएम लेंगे 15 के साथ तो ये 15 आ जाएगा, तो ये 21 बटे वो सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आ जाएगा, तो 21/75। अब y का निकालिए, तो 7/15 इंटू 2/5, तो 7 दूनी कितना हो गया? 14, और 5 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो 75, तो ये कितना हो गया? 21/75, और 21/75 और 14/75, ये इनका गेनिंग रेशो हो गया। अब यहाँ पर आप न्यू रेशो निकालिए, तो x का पहले उनकी न्यू रेशो कैसे निकालते हैं? ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग रेशो, तो 3/15 इसका ओल्ड रेशो था, गेनिंग रेशो कितना है? 21/75, इनको ऐड करेंगे तो आपका कितना निकल कर आएगा? 15 और 21, 15 प्लस 21 कितना होता है? 75। अब इसका 15 और 21 को प्लस करेंगे तो ये कितना आ गया? 36/75। ये इसका गेनिंग रेशो न्यू रेशो निकल कर आ गया। अब y का निकाल लीजिए, y का कितना था? 2/15। ठीक है, सॉरी यहाँ पर निकला था इसका 5/15, 5/15 प्लस इसमें क्या करिए? 14/15। अब 14/75 होगा, सॉरी 14/75। अब यहाँ पर इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 25, 14 डिवाइडेड बाय 75। अब 25, 14 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 39/75। ये दोनों कट जाएंगे, 75 से 75 कितना आया हमारा? 36:39। अब 36:39 है तो इसका कॉमन निकालिए, 36, 39 का
तो 36 और 39 का कॉमन क्या हो गया, ये 12 से कट गया और ये यहाँ पे 13 से कट गया, तो 12:13 हो गया। आंसर बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए ये वाला, A B partners sharing profits in the ratio of 3:2. C admitted 1/3 share in the profit. What will be the new profit sharing ratio? ये सिंपल है, प्रॉफिट शेयरिंग न्यू निकालना है आपका। ठीक है, निकालिए फिर बताइए क्या होगा आंसर। देखिए निकालते हैं, सी का कितना पार्ट है, 1/3, तो 1 में से 1/3 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग कितना बचा, 2/3। अब इस 2/3 में से निकालते हैं ए का शेयर। ए का शेयर कितना है यहाँ पे, 3 और 5, तो 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 2/3, 2/3, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 6 नीचे का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 15। ये हो गया हमारा एक्स का। अब यहाँ पे वाई का निकालते हैं, वाई का कितना होगा, 2/5 ये वाला। ठीक है, 2/5, और फिर कितना निकला था, 2/3 बचा था, 2/3, तो इसका नीचे का एलसीएम ले लिया 5 और 3 का, तो ये हो गया 15, और 2 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, 4। तो यानी एक्स का हमारा कितना निकल कर आया था, 6/15, और वाई का कितना निकल कर आया, 4/15। ठीक है, अब यहाँ पे 15 से 15 को काट दिया, कितना बचा, या फिर आप ऐसे करिए, एक्स का आया 615, वाई का आया 415, और 415 है, और वन का कितना था, वन का था 1/3। अब नीचे का एलसीएम ले लीजिए तो नीचे कितना आ जाएगा हमारा, 15, और यहाँ पे कॉमन कितना है, 4, 6, 4 और 1, 5, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है। अब नेक्स्ट देखिए, ए कंपनी लिमिट एक्स कंपनी लिमिटेड परचेज असेट्स वर्थ रुपीज 28,80,000. The company paid the purchase consideration by issuing debentures of ₹100 each at 4% डिस्काउंट, यानी 4% का डिस्काउंट है। तो अब यहाँ पर आपको वेंडर की इश्यू, नंबर ऑफ डिवेंचर इश्यू टू द वेंडर, आपको ये बताने हैं उस असेट्स, जो भी वेंडर था उस असेट्स का, उसको कितने डिवेंचर्स यहाँ पे इश्यू किए गए, बताइए। बहुत सिंपल है, जल्दी करिए आंसर। देखिए हम निकालते हैं, ये कितना प्राइस है, 28,80,000, और यहाँ पर कितना दे रखा है, ₹100 ईच था, लेकिन 4% का डिस्काउंट था। तो 4% का डिस्काउंट था, यानी 4 रुपए का डिस्काउंट है इसमें, तो 4 रुपए इसमें से माइनस करें तो कितना हो गया, 96। इस 96 को डिवाइड करेंगे इससे, तो यहाँ पर अगर इसको काटेंगे तो हमारा निकल कर कितना आ जाएगा, बताइए। हमारा निकल कर आ जाएगा 30,000। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। ठीक है, 30,000 के डिवेंचर उसको इश्यू किए गए। नेक्स्ट है, अ मशीन वॉज परचेस्ड फॉर ₹4,000 and it was estimated that it will work for 3 years and at the end of its life its residual value will be 32. Find out the rate of depreciation if depreciation is calculated at diminishing balance method. बताइए। पहले आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ। देखिए 1 माइनस जो भी लाइफ है मशीन की वो, फिर यहाँ पे अंडर रूट में जाएगी स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट मशीन की मल्टीप्लाइड बाय 100। ये फॉर्मूला है, इससे करिए। चलिए, फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बता दिया, आप सॉल्व करिए। निकला, चलिए हम करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको करके दिखा देती हूँ। फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस, फिर क्या था इसकी
लाइफ कितनी है, लाइफ कितनी है 3 साल की, तो 3 यहाँ लिख दिया। अंडर रूट में स्क्रैप वैल्यू लिखनी थी, तो स्क्रैप वैल्यू कितनी है 32 है, और नीचे कॉस्ट बतानी थी वो 4000 है। ठीक है, अब और डिवाइडेड बाय 100 था। तो अब इसको सॉल्व करिए, पहले 4000 से 32 काटिए, तो ऊपर लिख देती हूँ 4000 से 32 काटे, यहाँ कितना बचा 8, और यहाँ कितना बचा 1000, ये 100 बचा, और ये यहाँ पर बाहर बचा 1 - 3। ठीक है, अब यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे बाद में, तो हमारी क्या वैल्यू निकल कर आ जाएगी, हमारी वैल्यू निकल कर आएगी 1 - 2/10, 1 अब बाहर आ जाएगा हमारा 100। ठीक है, अब इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पर हमारा निकल कर आ जाएगा 8/10 मल्टीप्लाई, मुझे 10 है सॉरी, 8/10 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा 80%, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 80% यहाँ पर इसकी क्या रहेगी, डेप्रिशिएबल की वैल्यू रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सुनिधि ट्रायल बैलेंस कंटेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन: डिस्काउंट रिसीव्ड 1200, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स 1800, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स 1600, द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। बताइए प्रॉफिट एंड लॉस कितना जाएगा। मैं यहाँ पे नीचे आपको नहीं तो सॉल्व करके बता देती हूँ। ठीक है भाई, मैं बता देती हूँ, शायद आप लोग नहीं कर पाएंगे ये। तो पहले हम यहाँ पर अकाउंट बनाएंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट और क्रेडिटर्स अकाउंट का। ठीक है, तो ये आपका हो गया पर्टिकुलर, ये हो गया अमाउंट, ये हो गया पर्टिकुलर, ये हो गया अमाउंट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, डिस्काउंट कितने का था, इस पे रिसीव्ड हुआ 1200 का, तो ये 1200 प्राइस यहाँ लिख दीजिए। फिर यहाँ पर ये डिस्काउंट कितना लेकर आई थी, 1600 रुपये का। ठीक है, तो ये 1600 का डिस्काउंट लेकर आई। फिर इन्होंने कितना दिया, 1800 रुपये यहाँ पे प्रोविजन बना के रखे हैं ये। तो अभी 1600 1200 कितने हुए, 2800। अब 28 में से 1800 माइनस करेंगे तो हमारा कितना निकल कर आ जाएगा, 1000। तो ये पेंडल में कितना जाएगा, 1000। तो ऑप्शन ए यहाँ पे 1000 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है सबको, सिंपल था। दोबारा से क्वेश्चंस को सॉल्व करिए ये सारे, क्योंकि 2020 में न्यूमेरिकल पार्ट थोड़ा ज़्यादा पूछा गया था। अब तक ऐसा नहीं था कि न्यूमेरिकल पार्ट पूछा जा रहा है, लेकिन इस बार थोड़ा लंबी प्रोसेसिंग थी, उसको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो अगर आपको न्यूमेरिकल पार्ट नहीं है आपका स्ट्रॉन्ग, तो न्यूमेरिकल पार्ट भी स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चंस आए हैं और 3 से 4 क्वेश्चंस छोड़ना सही नहीं है। कोशिश करिए जितना हो सकता है उतना करिए, लेकिन नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं है, अपने बस थ्योरीज के चक्कर में खराब मत करिएगा। और वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए। और आप लोग बोलते हैं कि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक नहीं जाता है, तो प्लीज़ एक बार फिर से बेल आइकन देख लीजिए। हो सकता है कि आपने ठीक से उसको प्रेस ना किया हो, तो इस वजह से आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता हो। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो आप नीचे टेलीग्राम पर या फिर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। और हाँ, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। आप लोग क्लास होते ही डायरेक्ट टेलीग्राम पर पहुंच जाते हैं और बोलते हैं कि पीडीएफ नहीं है। अब पीडीएफ अब मैं आपको दे दूंगी, ऐसा नहीं है कि मैं आपको नहीं दूंगी। भाई आपको नहीं दूंगी तो फिर उस पीडीएफ का क्या फायदा। लेकिन मुझे भी थोड़ा टाइम दीजिए कि मैं उस पीडीएफ में, पहले आप बोलते थे डायरेक्ट ऐसी पीडीएफ दीजिए, हमें आंसर नहीं चाहिए। अब मैं आंसर देती हूँ, तो आंसर को वहाँ पे मुझे टिक करने में टाइम लगेगा, और भी क्लासेस हैं उनको भी मैनेज करना है। तो प्लीज़ थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं आपको टाइमली दे दूंगी। और अब जो क्वेश्चंस हो रहे हैं वो 2 दिन में कंप्लीट हो रही है एक पीडीएफ। तो अगर मैं पहले से दे दूंगी तो आप दूसरे दिन की वीडियो नहीं देखेंगे, इसलिए अब आज ये कंप्लीट हो गई है, आज मैं आपको इसका पीडीएफ रात तक दे दूंगी। ठीक है, तो प्लीज इतना पैनिक मत हुआ करिए, पीडीएफ चाहिए पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ मिल जाएगी, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान करिए अपने समझने पर। अगर आप नहीं समझेंगे तो उस पीडीएफ का भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो ग्रुप पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी रात तक। और कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज जरूर बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।